हम बात कर रहे थे भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में। भारतीय लोकतंत्र के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? मतलब भारत के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं जो कि मुँह फाड़े खड़ी हैं? उसको कैसे सॉल्व करना है? किस तरह से उनसे पार पानी है? ये बात कर रहे थे हम। हम देख चुके हैं सामाजिक असमानता के जो भी कारण थे, सामाजिक असमानता किस तरह से हमारे देश को परेशान कर रही है। ये हम इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं आज आर्थिक असमानता। हमारे देश में आर्थिक असमानता किस तरह से व्याप्त है, किस तरह से लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है, किस तरह से आर्थिक असमानता लोगों को परेशान कर रखी है, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र को ये कैसे चुनौतियां दे रही है आर्थिक असमानता। भारतीय लोकतंत्र को चुनौतियां देने के लिए 4 पॉइंट हमने रखे हैं, मेजर पॉइंट है, बड़े बड़े पॉइंट है। इनके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। भारत में जो भी एग्जाम होते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, ये सभी जो भी चुनौतियां हैं भारतीय लोकतंत्र के सामने, ये सभी उन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसलिए ध्यान से समझना है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। इन टॉपिक्स में जो भी ये पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखना है ताकि हम अपने क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से सजा सकें, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और सिलेक्शन हो सके। इसके लिए हमको देखना है कि किस तरह से हम इनको एलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से हमको इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इस बारे में बात करनी है। देखने वाले हैं आर्थिक असमानता के कारण। भारत में जो आर्थिक असमानता है उसके कारण क्या है, कारणों को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण जाने कि बिना बीमारी की जड़ को जाने हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो कारणों के बारे में देखने वाले हैं। कारण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आर्थिक असमानता के कारण 5 कारण दे रखे हैं इन्हें। भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत में इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता है कि हम सोच भी नहीं सकते। भारत में एक तरफ भारत बिलियनियर की सूची में तीसरे नंबर पर आता है वर्ल्ड के अंदर। उसी में देखा जाए सेकंड चीज में कि भारत में गरीबी भी बहुत ज्यादा व्याप्त है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी गरीबी है। कुछ कम हुई है लेकिन गरीबी भी बनी हुई है, बहुत ज्यादा गरीबी बनी हुई है, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो इसको भी हम देखने वाले हैं। जो देश पूरे वर्ल्ड में अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे है, आप सोच सकते हैं उसके देश की जो दूसरा तबका है, जो कि गरीब तबका है, उसकी क्या हालत होगी। मतलब उसको भी बढ़ाना चाहिए। इतने सारे अमीर बने बने जा रहे हैं, मतलब होगा क्या इससे? क्या आप वर्ल्ड लेवल पे तो अपना नाम कर रहे हैं, हाँ भारत तीसरे नंबर पे आता है बिलियनियर की लिस्ट में, लेकिन पॉवर्टी की लिस्ट में कौन से नंबर पे है, इसको भी देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ध्यान रखना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के सामने और भारत के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, आर्थिक असमानता। 76 साल हो गए, कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है, तो होनी चाहिए थी ना। जो बहुसंख्यक जनता है उसके लिए क्या किया गया है? कुछ भी नहीं किया गया है। किया गया है लेकिन क्या किया गया है? लोग तो वहीं की वहीं हैं। चलो देख लेते हैं, चलते रहती हैं चीजें। पहला पॉइंट है जाति प्रथा। सरकार ही इसमें जिम्मेदार नहीं है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। सरकार तो सरकार है। तो जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या है कि जो जिस जाति में पैदा हो गया और जो उस जाति के लोग काम करते हैं, वो लोग भी उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। ये नहीं सोचते कि आगे बढ़कर भी हमको कुछ आर्थिक मामलों में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि कुम्हार हैं, बर्तन बना रहे हैं, धोबी हैं, कपड़े धो रहे हैं, और नाई हैं, बाल काटने में लगे हुए हैं। अब उनसे ये कहा जाए कि आप आगे बढ़िए तो वो बढ़ भी जाएं, लेकिन दूसरी जातियां जो उच्च जातियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देती। उनको तू तो बहुत आगे जा रहा है, बहुत पर निकल रहे तेरे, अपना ही काम कर ले। मतलब रोकने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। इससे क्या होगा? जो लोग जहां पर हैं वहीं पड़े रहते हैं। किस किस से लड़ेगा इंसान? तो जाति प्रथा भी बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता को बढ़ाने में सहायक है। दूसरा पॉइंट है सामंतवादी व्यवस्था। आज भी पहले समय में इसको सामंतवादी व्यवस्था बोलते थे, आज के समय में जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। रूप बदल गया है, काम वही है। आज भी समाज में बहुत बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जमीनों पे जो शासन, जो कब्जा है, मतलब कब्जा क्या, जो अधिकार जमाए हुए हैं, वो सभी जमींदार हैं जो कि बहुत बड़े तबके में आते हैं। अब उन जमीनों पे मजदूरों का काम कौन करेगा? नीचे वाला तबका। तो ये खाई बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने बोल दिया यहाँ तक मेरी जमीन है, काम करते रहो। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? जमीन को बेच के दारू पिएगी, मजे लेगी। गरीब क्या करेगा? उसी जमीन पर काम करेगा, मजदूरी का। ऐसी व्यवस्था चल आ रही है। तो गरीब के बारे में कौन सोचेगा? खाई बढ़ेगी, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो यही आर्थिक असमानता को बढ़ा रहा है। दूसरा है ब्रिटिश शासन में पूंजीवादी व्यवस्था का विकास। पूंजीवादी व्यवस्था क्या करती है? मजदूर को अपने यहाँ बहुत ज्यादा शोषण करती है, बहुत कई कई घंटों तक काम कराती है, उसको और लालच देती है, हाँ तुम 2 घंटे काम करो, तुम्हारा जो नॉर्मल टाइम का जो टाइम है, काम में जो पैसा मिलता है उसका डबल मिलेगा। मतलब उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, उसके काम के घंटे बढ़ा दिए उसने और पैसा कमा रहा है। पूंजीपति जो मिल के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं।
और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, मतलब घिस घिस के मरा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आर्थिक असमानता बढ़ेगी। चौथा है स्वतंत्र भारत में आर्थिक व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है? स्वतंत्र भारत में आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा खराब है, देखा जाए अच्छी नहीं है। स्वतंत्र भारत में आर्थिक व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी। 1991 से पहले देखेंगे तो भारत में सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक लोकतंत्र था। लेकिन जैसे ही 1991 आया, उदारीकरण की नीति अपनाई, इसमें क्या हुआ, लोगों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई भारत में, उन्होंने कब्जा किया और छोटी छोटी कंपनियों को खत्म कर दिया, कुटीर उद्योगों को खत्म कर दिया, छोटे छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया गया। बहुत सारी वजह हैं। आर्थिक व्यवस्था में हम देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई थी स्वतंत्र भारत में। पंचवर्षीय योजनाएं खूब लागू हुई, अच्छे से चली। 12 पंचवर्षीय योजनाएं होगी, पिछली सरकार में पूरी जोर शोर से उनको चलाया। आने वाली सरकार जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार थी, उसने खत्म कर दिया उसको। देखा कि ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई है, कुछ भी नहीं है, वहीं की वहीं है, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, तो इन्होंने खत्म कर दिया बहुत सारी चीज़ों को। तो अब देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई थी प्लानिंग कमीशन द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आर्थिक असमानता पूरी वहीं की वहीं बनी रही। तो ये भी एक कारण था आर्थिक असमानता को बनाए रखने का, बनी रह गई। बनाए रखने का क्या? पांचवा है उदारीकरण की नीति का। उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई, ग्लोबल दबाव की वजह से, मतलब आर्थिक समुदाय की दबाव की वजह से भारत को आर्थिक नीति, उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत के पास उस समय खाने के लाले पड़ रहे थे, जो भी देश को चलाने के लिए जो धन चाहिए था वो था ही नहीं। तो जो पूंजीपति देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इन्होंने कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए, तभी हम आपको ऋण देंगे, जिससे कि हमारी जो कंपनियां हैं वो आपके यहाँ आके काम करेंगी। कंपनियां, जब मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आएंगी तो छोटी छोटी कंपनियों का क्या होगा, वो खत्म होती चली जाएंगी, वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर भी छोटी कंपनियां कौन चला रहा है, बहुत नॉर्मल से लोग, तो वो भी खत्म हो गया। तो आर्थिक हाई और बढ़ गई, लोग और गरीब होते चले गए, अमीर और अमीर होते चले गए। आज भी यही हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब्जियां बेच रही हैं, आपके आसपास आके पैकेट के सामान बेच रही हैं। अब दूसरा बंदा क्या करेगा, जो आसपास से खेतों में से सामान लेके आ रहा है, उसको भी कंपनियों को ही देना पड़ता है, क्योंकि खरीदारी नहीं है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां बढ़ती जा रही हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, वो पैसा कमाती जा रही हैं, वो गरीब होता जा रहा है। ये सभी चीज़ें हो रही हैं। अब अगला टॉपिक हम इसी में देखने वाले हैं, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के क्या सुझाव हैं। कारण देख चुके हैं, आज अगले टॉपिक पे हम सुझाव देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद सुझाव भी तो दिए जाएं कि इनसे कैसे निपटा जाए, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।